ऑफ मेलोडी और नाइट एंजल ऑफ इंडिया कहलाई जाने वाली लता दीदी ने करीब 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी विरासत जिसे समेट पाना किसी एक लेख, एक पीढ़ी या एक दौर के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने 2000 से ज्यादा भारतीय फिल्मों में 25,000 से अधिक गाने गाए, हिंदी, मराठी, बंगाली समेत 36 भाषाओं में, और हर भाषा में उनकी आवाज लोगों के दिलों तक सीधे पहुंची। भारतीय सिनेमा की शुरुआत ही 1931 में आई पहली बोलती फिल्म आलम आरा से हुई थी और तभी से गाने फिल्मों की आत्मा बन गए। ऐसे देश में जहां गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्यार, दर्द, देशभक्ति और विद्रोह और उम्मीद का जरिया है, वहां लता मंगेशकर जैसी गायिका का महत्व अपने आप में समझ आ जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में एक संगीत से जुड़े परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक मशहूर शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। घर का माहौल पूरी तरह संगीत में डूबा हुआ था। उनका असली नाम हेमा था, जिसे बाद में पिता ने अपने नाटक लतिका से प्रेरित होकर लता रख दिया। वे 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी आगे चलकर संगीत की दुनिया में नाम कमाने वाले बने। बचपन से ही लता दीदी को संगीत की शिक्षा पिता से मिली, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी एक बड़ा झटका दिया। जब वे सिर्फ 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारियां अचानक उनके कंधे पर आ गई। पढ़ाई औपचारिक रूप से ज्यादा नहीं हो पाई। एक नौकरी ने मराठी सिखाई, एक पंडित ने संस्कृत, बाकी विषय घर पर ही रिश्तेदारों और ट्यूटर से। लेकिन संगीत उनकी असली पाठशाला बन गया। हालात ऐसे बने कि उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। परिवार पहले पुणे और फिर मुंबई आ गया और यहीं से लता मंगेशकर का असली संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआती दौर में फिल्मों में गानों की ज्यादा मांग नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अभिनय भी किया और मराठी व हिंदी की करीब 8 फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि गायकी की दुनिया में कदम रखने से पहले लता जी एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय करती थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी संगीत नाटकों में मशहूर कलाकार और गायक थे और उनकी नाटक मंडली बालवंत संगीत मंडली में छोटी लता ने भी मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के नाटकों में छोटे छोटे किरदार निभाने शुरू कर दिए। 9 साल की उम्र में उन्होंने नाटक सौभद्र में नारद का रोल किया, जबकि उनके पिता अर्जुन बने थे। मंच पर जाने से पहले लता ने अपने पिता से कहा था कि उन्हें भी दर्शकों से वंस मोर मिलेगा और सचमुच उनकी अदाकारी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुरुकुल नामक नाटक में कृष्ण का किरदार भी निभाया, लेकिन 1942 में पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई और फिल्मों में छोटे रोल करने के साथ साथ उन्होंने गायकी की ओर रुख किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाने गाए, हालांकि कई बार उनके गाने फिल्म से हटा दिए जाते थे। ये संघर्ष और बाल कलाकार के रूप में मिला अनुभव ही था जिसने लता जी को मजबूत बनाया और आगे चलकर उन्हें सुरों की रानी बना दिया। 1943 की मराठी फिल्म गजाभाव में उन्होंने पहली बार गाना गाया, बस कुछ पंक्तियां, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही आवाज एक दिन इतिहास रचने वाली है। खुद लता दीदी ने बाद में कहा था कि उन्हें अभिनय कभी पसंद नहीं आया। मेकअप, लाइट्स, लोगों के आदेश, सब कुछ उन्हें असहज करता था। एक निर्देशक ने तो उनसे उनकी भौएं पतली कराने तक को कह दिया था। लेकिन 1949 में फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला आया और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। ये गाना आज भी रहस्यमयी हवेलियों और आत्माओं की याद दिलाता है। शुरुआत में कुछ लोगों ने उनकी आवाज को बहुत पतली कहकर नकार दिया था, लेकिन वही पतली आवाज 3 ऑक्टेव तक गाने गाने की ताकत रखती थी और जल्द ही हिंदी सिनेमा की पहचान बन गई। 1950, 1960 और 70 का दशक भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है और इस दौर की आत्मा अगर किसी एक आवाज में बसी थी तो वह थी लता मंगेशकर जी की। मुगले आजम का जब प्यार किया तो डरना क्या, पाकीजा, आवारा, श्री 420, आराधना, मजबूर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इन फिल्मों के गाने आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या सिर्फ एक फिल्म का गीत नहीं था, बल्कि अलग अलग जाति, वर्ग और धर्म के प्रेमियों के लिए एक तरह का नारा बन गया। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे जैसे दिग्गजों के साथ गाया और नौशाद, A.D. बर्मन और R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे महान संगीतकारों के साथ अमर रचनाएं की। बहन आशा भोसले के साथ उनके युगल गीत भी खूब पसंद किए और दोनों के बीच कभी प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि गहरा स्नेह रहा। लाइव परफॉर्मेंस की बात करें तो 1963 में चीन युद्ध के बाद ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर
उन्होंने पूरे देश को रुला दिया। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू निकल आए। 1972 में वे रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय कलाकार बनी। उन्होंने 80 और 90 के दशक तक लगातार गाया और 2012 में अपना आखिरी एल्बम रिलीज किया। उन्हें भारत रत्न, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर समेत अनगिनत सम्मान मिले। लेकिन लता मंगेशकर सिर्फ गानों तक सीमित नहीं थी। वे क्रिकेट की दीवानी थी, कारों से प्यार करती थी, लास वेगास में स्लॉट मशीन खेलने का शौक रखती थी। मोजार्ट, बीथोवन से लेकर बीटल्स तक सब सुनती थी। जेम्स बॉन्ड और शेरलॉक होम्स की फैन थी और रवि शंकर के स्टूडियो में जॉर्ज हैरिसन से मुलाकात तक उनके जीवन का हिस्सा रही। उन्होंने पहली महिला गायिका के रूप में बेहतर मेहनता और रॉयल्टी की मांग की और साबित किया कि वह सिर्फ सुरों में ही नहीं, हौसले में भी मजबूत थी। खुद उन्होंने कहा था, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैंने लड़ना सीखा है। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो सवाल उठता है, क्या फिर कभी कोई ऐसी आवाज़ आएगी जो पीढ़ियों की भावनाओं को एक साथ जोड़ दे? शायद नहीं, लेकिन उनके गाने आज भी हमारे साथ हैं, खुशी में, गम में, अकेलेपन में और जश्न में। और यही लता मंगेशकर की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विरासत और सबसे खूबसूरत कहानी।